Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 6. Let's start. We discuss buffer capacity. बफर कैपेसिटी को डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगी कि बफर क्या थे। तो बफर के बारे में मैंने आपको बताया था कि दे आर दैट सॉल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन पीएच, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है बफर का, उसके अंदर अपन कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो जो पीएच है उसमें चेंजेस नहीं होंगे या फिर रजिस्ट करेगा वो पीएच को चेंज होने में। अब इस चीज़ को अपन निकालेंगे ऐसे, यानी कि कितनी एसिड और बेस डालने पे कितना जो पीएच है वो चेंज हो रहा है, या कितना एसिड और बेस डालने पे कितने अमाउंट ऑफ एसिड और बेस तक जो पीएच है वो रजिस्ट करने में हेल्प कर रहा है बफर सॉल्यूशन। उसे अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो उसे अपन निकालने के लिए यूज करते हैं बफर कैपेसिटी। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड। इन दिस इट टेल्स अस दैट हाउ मच एसिड और बेस we can add before the pH of the buffer does changing, यानी कि कितना एसिड और बेस अपन ऐड कर सकते हैं तब तक जब तक कि pH चेंज ना हो। इसे अपन बफर एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, बफर इंडेक्स भी कह सकते हैं, बफर वैल्यू भी कह सकते हैं। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ बफर टू pH चेंज इज referred to as the buffer capacity, यानी कि वो मैग्नीट्यूड या वो अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो कि बफर सॉल्यूशन का है और पीएच को चेंज होने में रजिस्ट करने में हेल्प कर रहा है, उसे अपन बफर कैपेसिटी कहेंगे। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज मेजर्ड ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस इन रजिस्टिंग द चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, यानी कि जो बफर कैपेसिटी है एक तरीके की इफेक्टिवनेस है कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है उस बफर सॉल्यूशन में कि अपन जो एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं तो जो पीएच है वो चेंज होने में रजिस्ट हो रहा है। अगर अपन इसको एक फॉर्मूले से डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एक रेशो है कि आपने कितना एसिड और बेस डाला और पीएच कितनी चेंज हुई। अपन इसे बीटा से शो करते हैं, एंड सो इट इज अ रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड टू अ स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट बाय द एडिशन ऑफ दिस। अब जितनी ज़्यादा वो एसिड अपन बेस डाल रहे हैं और जितना ज़्यादा वो रजिस्ट कर रहा है वो उसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कहलाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अपन एसिड और बेस डाल रहे हैं तो बफर कैपेसिटी भी हाई होगी, और थोड़ा सा एसिड और बेस डालने पर ही बफर या पीएच जो चेंज हो रही है तो वो जो बफर कैपेसिटी है वो लो रहेगी। मोस्टली ये माना जाता है कि अगर अपन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस अपन डाल रहे हैं किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में और उसकी अगर पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाती है तो जो बफर कैपेसिटी की वैल्यू है वो भी 1 आएगी। अगर अपन इससे बात करें कि अपन इसको सॉल्व या कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो अपन एक एग्जांपल लिया था हाउ टू कैलकुलेट बफर सॉल्यूशंस। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि जैसे कि अपन एसिड या बेस डाल रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन के अंदर, जो पीएच है वो किस तरीके से उसको रजिस्ट करता है। तो वहाँ पे अपन एक एग्जांपल लिया था एसिड एंड सॉल्ट ऑफ, इसमें एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड का के अपने को वहाँ पता था 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब सपोज कि मैं एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डालती हूँ और उन दोनों की क्वांटिटी रहती है 0.1 मोल। राइट नाउ जब दोनों की एक सेम क्वांटिटी है और मैंने कोई भी एसिड और बेस नहीं डाल रखा है तो इसकी पीएच क्या रहेगी। तो क्योंकि अपने को पता है कि जो एसिटिक एसिड है उसका के है था 1.75 इंटू 10⁻⁻⁷, तो जब इसका अपन माइनस लॉग से कन्वर्ट करते हैं तो उसका मान आता है 4.76, यानी कि व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट द पीएच विल बी 4.76। क्यों? क्योंकि राइट नाउ यहाँ पे बेस और एसिड कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो जब अपन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इज पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट प्लस बेस अपॉन एसिड माइनस बेस। तो फिलहाल यहाँ पे ना तो बेस ऐड किया है अपन एसिड ऐड किया है, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी 0.1 और जो पीएच है इसकी है 4.76, यानी कि जब आपने कोई भी एसिड और बेस ऐड नहीं किया है तो इसकी पीएच हो गई 4.76। बट जब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, यहाँ पे मैंने NOH 0.01 ऐड किया है, तो ड्यू टू मैकेनिज्म टू मेंटेन द पीएच ये क्या करेगा, एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन रिलीज होके NOH के OH से मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और जो पीएच है उसको रजिस्ट कर पीएच में जो चेंज है उसको रजिस्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो सोडियम एसीटेट है जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि जो पीएच है वो थोड़ा सा वेरिएट करेगा। राइट नाउ सपोज कि यहाँ 0 की जगह अपन 0.01 ले NaOH की कंसंट्रेशन को, तो जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिजल्टेंट अपने पास आएगा वो आएगा 4.85। अगर मैं NaOH की कंसंट्रेशन और बढ़ाती हूँ, सपोज मैं 0.02 लेती हूँ, तो क्या होगा, अगेन एसिडिक एसिड पहले से भी और ज़्यादा कम कंसंट्रेशन हो जाएगा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो वो अगेन थोड़ा सा
पीएच को शिफ्ट करेगा। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बफर कैपेसिटी है जो कि कम होती चली जाएगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि बफर कैपेसिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। शुरू में जब अपन थोड़ा एसिड और बेस डालेंगे तो अच्छे से अपनी कैपेसिटी को शो करेगी, बट जैसे जैसे एसिड और बेस बढ़ता जाएगा बफर कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जाएगी। सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका बफर कैपेसिटी कितना है, जैसे कि मैंने कोई बफर बनाया और मैंने ये कह दिया कि ये 0.4 से 7 pH तक को वेरिएट कर सकता है, यानी कि उतने तक ये एडजस्टेबल है। तो उसके लिए अपन को एक मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर उसके अपन मान रख देते हैं और अपने पास जो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वो आ जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है KaH3O अपॉन K प्लस H3O, where B is the buffer index and C is the total buffer concentration। और अगर अपन ये कहेंगे when K is equals to H3O, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले को डिनोट करते हुए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। And enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.